हम्म तो कक्षा 12वीं के छात्र छात्राएं ध्यान दीजिए। हमें पढ़ना है, आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं हम फिजिक्स का पहला चैप्टर, जो कि है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। हम आपके लिए पहले चैप्टर पढ़ेंगे, फिर चैप्टर वाइज सारे के सारे सॉल्व करेंगे, तो कुछ भी छूटे ना, इसके लिए पूरी वीडियो को ध्यान से पढ़ें। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। देखिए, जो ये पूरा चैप्टर है, इसके बेसिक्स जो आते हैं, सबसे पहले ये है भूमिका। हम आपके लिए पढ़ दे रहे हैं, आप सुनिए जरा ध्यान से। हम सभी को विशेषकर शुष्क मौसम में स्वेटर अथवा संश्लेषण वस्त्रों को शरीर से उतारने समय चट चट की ध्वनि सुनने अथवा चिंगारियां देखने का अनुभव होगा। महिलाओं के वस्त्रों जैसे पॉलिस्टर साड़ी के साथ तो ऐसा घटना प्रायः अनिवार्य होता है। इस लाइन में कहा गया है कि जब दो चीज़ों को रगड़ा जाता है तो उसके बीच चिंगारियां, ध्वनि का चटकना, ये सब अनुभव होता है। इसे आवेश कहते हैं। वैसे क्या आप कभी इस परिघटना के स्पष्टीकरण खोजने का प्रयास किया है? विद्युत विसर्जन का एक अन्य सामान्य उदाहरण आकाश में गरजने के समय तड़ता दिखाना देना। विद्युत झटकने के संवेदन का अनुभव हमें उस समय भी होता है। देखा, जब बादल गरजते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, विद्युत झटकने संवेदन अनुभव हमें उस समय भी होता है। विद्युत झटकने का अनुभव हमें समय भी होता है जब हम किसी कार के दरवाज़ा खोलते हैं। देखा होगा आपने कभी कार का दरवाज़ा खोलते हो, अथवा जब हम अपनी बस की सीट पर खिसकने के पश्चात उसमें लगी लोहे की छड़ को पकड़ते हैं। इस अनुभव के होने के कारण हमारे शरीर में से होकर उन वैद्युत आवेश का विसर्जित होना है, जो विद्युत रोधी पृष्ठों पर रगड़ के कारण एकत्र हो जाते हैं। आपने यह भी सुना होगा कि यह वैद्युत आवेश इस स्थित विद्युत के उत्पन्न होने के कारण है। इस अध्याय तथा अगले अध्याय में भी हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। स्थित के तात्पर्य है कि वह सब कुछ जो समय के साथ परिवर्तित अथवा गतिमय नहीं होता। स्थित वैद्युति के अंतर्गत हम स्थिर आवेशों द्वारा उत्पन्न बलों, क्षेत्रों तथा विभिन्न विभवों के विषय में अध्ययन करते हैं। तो देखिए, वैद्युत आवेश इतिहास के अनुसार लगभग 600 ईस्वी पूर्व हुई इस तथ्य की खोज का श्रेय है कि ऊन अथवा रेशम की वस्तु से रगड़ा गया एम्बर हल्की वस्तु से आकर्षित करता है। ग्रीस देश के मिलेटस के निवासी थेलस को जाता है। इलेक्ट्रोसिट शब्द भी ग्रीस की भाषा के शब्द इलेक्ट्रॉन के उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ एम्बर है। उस समय पदार्थों के बहुत से युग्मक ज्ञात थे जो परस्पर रगड़े जाते थे। कहना क्या चाहते हैं, 600 ईस्वी पूर्व जो कि हमारा थेलस था, उसने रेशम के कपड़ों को रगड़ा, तो सबसे पहले उसी ने देखा कि रेशम के रगड़े जाने पर चिंगारियां उत्पन्न हो रही हैं। डायग्राम में देख सकते हैं, कांच की छड़, प्लास्टिक की छड़, प्लास्टिक की छड़, कांच की छड़, रेशम का धागा, रेशम का धागा। ऐसे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। 3 छड़ ले सकते हैं, जहाँ पहले रेशम की छड़, धागा और कांच के धागा छड़
इन दोनों को पास पास लाके धनावेश का ही है शायद से, हाँ, खेल। क्षणे तथा और कण की गोलियां सर्जित आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा विसजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो देखिए साथियों, भाई बंधु, बच्चों, जाने पर भूसे के तिनके, सड़कने की गोलियां, कागज के छोटे टुकड़े आदि हल्के वस्तुओं को आकर्षित कर लेते थे। आप इस प्रकार के प्रभाव से अनुभव अपने घर पर निम्नलिखित क्रियाकलापों द्वारा कर सकते हैं। सफ़ेद कागज की लंबी पतली पट्टियां काटकर उन पर धीरे से इस्त्री यानी कि क्या प्रेस कीजिए। इन पट्टियों को टेलीविज़न के पर्दों अथवा कंप्यूटर के मॉनिटर के निकट लाइए। आप देखेंगे कि पट्टियां पर्दे की ओर आकर्षित हो जाती हैं। वास्तव में वे कुछ क्षण तक पर्दे से चिपकी रहती हैं। यह भी प्रेक्षित किया गया है कि यदि ऊन अथवा रेशम के कपड़े से रगड़ी हुई दो कांच की छड़ें को एक दूसरे के निकट लाया है तो एक दूसरे से प्रतिकर्षित करती हैं। चित्र 1.1 में देखिए। चलिए आगे हैं, उन्हें छोड़िए। कहने का मतलब क्या है, आप टेलीविज़न के सामने अगर कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को लाते हैं तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर को एक आकर्षण महसूस होता है। आपने देखा होगा कि जो टीवी है उसके जो पर्दा है उस पे चिमचिमाता हुआ कुछ फील होता है, समझे ना। वे भी परस्पर एक दूसरे से प्रतिकर्षित करते हैं। कौन? कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े जिन्हें इन छड़ों से रगड़ा गया हो। किन छड़ों से? आप अपने सर पे पटरी रगड़िए और कागज के पास लीजिए, इसमें भी आवेश उत्पन्न होता है। परंतु कांच की छड़ तथा ऊन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसी प्रकार बिल्ली की समूर से रगड़ी हुई दो प्लास्टिक की छड़ें एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, परंतु समूर को आकर्षित करती है। इसे विपरीत प्लास्टिक की छड़ें कांच के छड़े के को आकर्षित करती हैं तथा सिल्क अथवा ऊन जिससे कांच की छड़ें को रगड़ा गया था को प्रतिकर्षित करती हैं। कांच की छड़ समूर को प्रतिकर्षित करती है। यदि समूर से रगड़ी हुई किसी प्लास्टिक की छड़ को रेशम अथवा नायलॉन के धागे से लटकी हुई दो छोटी सरकंडे की गोलियों, आजकल हम पॉलीस्टाइरीन की गोलियों भी उपयोग कर सकते हैं। यदि समूर से रगड़ी हुई किसी प्लास्टिक की छड़, समूर एक पदार्थ होगा कोई, ठीक है, रेशम अथवा नायलॉन के धागे से लटकी हुई छड़। देखिए यही वाला है, यही उदाहरण यहाँ पे है। प्रतिकर्षित करती है। चित्र 1.1D देखिए, प्रतिकर्षित कर रही है। रेशम का धागा है। यह प्रभाव समय भी दिखाई देता है जब सरकंडे की गोलियां को रेशम से रगड़ी कांच की छड़ से स्पर्श करेंगे। एक नाइकीय प्रेक्षण की कांच की छड़ से स्पर्श करी हुई सरकंडे की गोलियां दूसरे प्लास्टिक की छड़ के स्पर्श सरकंडे की गोलियों को आकर्षित करती है। वर्षों के प्रायः सावधानीपूर्वक किए गए प्रयोग एवं उनके विश्लेषण द्वारा सरल प्रतीत होता है वाले ये तथ्य स्थापित हो पाएंगे। विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा बहुत सावधानीपूर्ण अध्ययनों के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला गया कि एक राशि होती है जिसे वैद्युत आवेश कहते हैं और यह केवल दो प्रकार के ही हो सकती है। वैद्युत आवेश कहलाने वाले राशि के केवल दो प्रकार
ही होते हैं। हम कहते हैं कि प्लास्टिक एवं कांच की छड़, रेशम, समूर, सरकंडे की गोलियां आदि पिंड विद्युमय हो गए हैं। रगड़ने पर यह वैद्युत आवेश अर्जित कर लेते हैं। सरकंडे की गोलियों पर किए गए ये प्रयोग यह सुझाव हैं कि आवेश दो प्रकार के होते हैं तथा हम यह पाते हैं कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यह प्रयोग यह भी प्रदर्शित करते हैं कि स्पर्श करने पर आवेश छड़ के सरकंडे की गोलियों में स्थानांतरित हो जाते हैं। यह कहा जाता है कि सरकंडे की गोलियां स्पर्श द्वारा विद्युमय अथवा आवेश आविष्ट हो जाता है। वह गुण जो दो प्रकार के आवेश में भेद करता है आवेश की ध्रुवता कहलाता है। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो छड़ एक प्रकार से आवेश अर्जित करता है तथा रेशम दूसरे प्रकार का आवेश अर्जित करता है। यह भी सभी वस्तुओं से युगल के सत्य है कि जो विद्युमय होने के कारण परस्पर रगड़े जाते हैं। हम यदि विद्युमय कांच की छड़ को उस रेशम के संपर्क में लाते हैं जिससे उसे रगड़ा जाता था तो वे अब एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते। यह अब अन्य हल्की वस्तुओं को भी आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित नहीं करते जैसा कि विद्युमय होने पर कर रहे थे। यही उदाहरण को बताया गया है कि जब कांच की छड़ रेशम के धागे से बांधा जाता है तो पहले इसमें ये दोनों एक दूसरे को धन होते ना, धनावेश और ऋणावेश। तो धनावेश और धनावेश जब होते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ऋणावेश प्रतिकर्षित। लेकिन जब कांच की छड़ में धन और ऋण होते हैं ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित नहीं आकर्षित करते हैं। सिंपल सा उदाहरण है, समझ गए होगे। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार रगड़ने के पश्चात वस्तुओं द्वारा अर्जित आवेश आवेशित वस्तुओं को एक दूसरे से संपर्क में लाने पर लुप्त हो जाते हैं। देखा, जब रगड़ने के पश्चात वस्तुओं को अर्जित आवेशों को एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है तो लुप्त हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्वेश्चन है आपके लिए। इन्हीं प्रेक्षणों से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? यह तो केवल इतना बताता है कि वस्तुओं द्वारा अर्जित विजातीय आवेश एक दूसरे के प्रवाह को निष्फल कर देते हैं। इसलिए अमेरिका वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश को धनात्मक तथा ऋणात्मक कहा। हम जानते हैं कि जब हम किसी धनात्मक संख्या को उसी परिमाण की ऋणात्मक संख्या से जोड़ते हैं तो योगफल शून्य होता है। आवेशों को धनात्मक तथा ऋणात्मक तथा नाम देने के पीछे भी यही तर्क रहा है कि परिपाटी के अनुसार कांच की छड़ अथवा बिल्ली के समूह पर आवेश धनात्मक कहलाता है तथा प्लास्टिक छड़ अथवा रेशम पर आवेश ऋणात्मक कहलाता है। जब किसी वस्तु पर कोई ही आवेश होता है तो वह वस्तु विद्युमय अथवा आवेशित कही जाती है। जब उस पर कोई आवेश नहीं होता तब उसे अनावेशित कहते हैं। विद्युत तथा चुंबकत्व का एकीकरण। प्राचीन काल में विद्युत तथा चुंबकत्व पृथक विषय समझे जाते थे। विद्युत के अंतर्गत कांच की छड़ें, बिल्ली का समूह, बैटरी, तड़िता आदि के आवेश पर चर्चा होती थी, जबकि चुंबकत्व के अंतर्गत चुंबकों, लोहे, छीलन, चुंबकीय सुई आदि में अन्योन्य क्रिया का वर्णन किया जाता था। सन 1820 ईस्वी में डेनमार्क के वैज्ञानिक एस्ट्रोटेड ने यह पाया कि चुंबकीय सुई के निकट रखे तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सुई विक्षेपित हो जाती है। एम्पियर तथा फैराडे ने
इस प्रेक्षण का यह कहकर पोषण किया कि गतिशील आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। कुछ बच्चे बोल सकते हैं कि विक्षेपित मतलब क्या होता है। विक्षेपित मतलब अपनी पोजीशन से हिलना डुलना या टेढ़ा मेढ़ा हो जाना। ठीक है। एम्पेयर तथा फेराडे तथा यह कहलाता पोषक किया गतिशील आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं तथा गतिशील चुंबकीय विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं। विद्युत तथा चुंबकत्व में एकीकरण तथा स्थापित हुआ जब स्कॉलेट के भौतिकविद मैक्सवेल तथा हॉलाडे के भौतिकविद लॉरेंज ने सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसमें उन्होंने यह दर्शाया कि ये दोनों विषय एक दूसरे पर निर्भर हैं। इस क्षेत्र को वैद्युत चुंबकत्व कहते हैं। हमारे चारों ओर की अधिकांश परिघटनाओं की व्याख्या वैद्युत चुंबकत्व के अंतर्गत की जाती है। वस्तुतः वे सभी बल जिसमें विषय में हम विचार करते हैं, जैसे घर्षण, पदार्थ संयोजित रखने के लिए उनमें परमाणुओं के बीच लगने वाला रासायनिक बल या यह तक कि सजीवों की कोशिकाओं में होने वाली प्रक्रियाओं की व्याख्या करने वाले बलों का उद्भव भी वैद्युत चुंबकीय बलों से हुआ है। वैद्युत चुंबकीय बल प्रकृति के मूल बलों से एक ही है। मैक्सवेल के चारों समीकरण प्रस्तुत किए, जिनमें से क्लासिकल वैद्युत चुंबकत्व में वही भूमिका है जो यांत्रिक में न्यूटन की गति की समीकरणों तथा गुरुत्वाकर्षण नियम की है। मैक्सवेल ने जो समीकरण निकाले वैद्युत चुंबकत्व के, वो थोड़े बहुत मिलते जुलते थे। किससे? न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियमों से और गति के नियमों से। उनमें यह परिमाण किया गया कि प्रकाश की प्रकृति वैद्युत चुंबकीय है तथा इसकी चाल केवल विद्युत तथा चुंबकीय मापों द्वारा प्राप्त की जाती सकती है। उन्होंने यह भी दावा किया कि प्रकाशिकी के विज्ञान तथा विद्युत एवं चुंबकत्व के प्रगाढ़ संबंध है। विद्युत एवं चुंबकत्व का विज्ञान आधुनिक प्रौद्योगिक सभ्यता की नींव है। विद्युत शक्ति दूर संरचना, रेडियो और टेलीविजन तथा दैनिक जीवनों में उपयोग में होने वाली विस्तृत प्रकार की प्रायोगिक युक्तियां इसी विज्ञान के सिद्धांत पर आधारित हैं। यद्यपि गतिशील आवेश कण विद्युत तथा चुंबकीय दोनों बल आरोपित करते हैं, परंतु ऐसे निर्देश फ्रेम जिसपे सभी आवेश विराम में हो, आरोपित बल केवल विद्युत बल होता है। आप जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल दीर्घपारसी बल है। इसी प्रकार वह भी अनुभव किया जा सकता है जहाँ अन्योन्य क्रिया करने वाले कणों के बीच की दूरी अत्यधिक होती है, क्योंकि यह बल अन्योन्य क्रिया करने वाले पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती घटना करते हैं। इस अध्याय के अंतर्गत हम सीखने वाले हैं कि विद्युत बल की उतना की व्यापक है तथा वास्तव में गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में परिमाण की कोई कोटि का गुण प्रबल है। भौतिक पाठ्यक्रम कक्षा 11 का अध्याय 1 देखिए। आवेश की उपस्थिति की संसूचन के लिए एक सरल उपकरण स्वर्ण पर विद्युतदर्शी चित्र 1.2। इसमें एक बॉक्स में धातु की एक छड़ ऊर्ध्वाधरता लगी होती है, जिसके निचले सिरे पर सोने के वक्र की 2 पट्टियां बांधी होती हैं।
जब कोई आवेश वस्तु के ऊपरी सिरे को छूती है तो छड़ में होता है हुआ आवेश सोने के वक्रों पर आ जाता है। वह एक दूसरे से हट जाते हैं। आवेश जितना अधिक होता है वक्रों के निचले सिरे के बीच उतनी ही अधिक दूरियां हो जाती हैं। चित्र 10.1.2 में दिखा देते हैं हम आपको, ये कहीं आगे पे होगा। देखिए 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 बच्चों, यहाँ पे है, यह है स्वर्ण पदक। ठीक है, यहाँ से बिजली डाली जाती है, दोनों फैल जाते हैं। ज़्यादा होती है नहीं होगी तो नहीं फैलेंगे। जो यहाँ पे है ना, ये सोने की बनी होती है, और ये जो छड़ होती है, एक छड़ होती है, और आप यहाँ पे से डालेंगे जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है। यहाँ पे से आप डालेंगे तार, और फिर देखेंगे कि ये धनावेशित होती है, यानी इसमें आवेश है नहीं, यही कहना चाहते हैं। अगर आवेश होगा तो ये फैलेंगे, नहीं होगा तो नहीं फैलेंगे। विद्यापी नीचे बताए अनुसार सरल विद्यापी बना सकते हैं। चित्र 1.2 पर्दे लटकाने वाली एल्यूमिनियम की ऐसी बारीकी छड़ लीजिए जिसके दोनों सिरों पर गोले जुड़े हो। इसका लगभग 20 सेंटीमीटर लंबा एक टुकड़ा इस प्रकार काटिए जिससे छड़ का एक सिरा चपटा तथा दूसरा सिरा गोले वाला बन जाए। एक इतनी बड़ी बोतल लीजिए जिसके मुंह पर कॉक लगा कर उसे कॉक में छड़ का चित्रण दर्शाइए। इसके अनुसार इस छड़ को फिट किया जा सकता है। छड़ का गोले वाला सिरा बोतल के बाहर तथा कटा सिरा बोतल के भीतर रखना होना चाहिए। पतली एल्यूमिनियम पत्र लगभग 6 सेंटीमीटर लेकर इसके बीच मोड़कर और इसे छड़ के चिपटे सिरे पर सेल्यूलोज टेप के साथ जोड़ लीजिए। इस प्रकार आपको विद्युतदर्शी के पत्रों बन जाते हैं। इसे कॉर्क की बोतल में इस प्रकार फिट करिए कि छड़ का गोले वाला सिरा कॉर्क की बोतल में इस प्रकार फिट करिए कि छड़ का गोला वहां सिरे कॉर्क के लगभग 5 सेंटीमीटर बाहर निकला रहे। बोतल की भीतर कागज का पैमाना पहले से ही पत्रों की पृथक्करता को मापने के लिए लगाया जा सकता है। पत्रों को पृथक्करता विद्युतदर्शी के पर आवेश की मात्रा की एक मापन होता है। यह समझने के लिए एक विद्युतदर्शी किसी प्रकार के कार्य करता है। सफ़ेद कागज की वजह से पट्टियाँ लीजिए जिसमें उपयोगी हमेशा आवेश वस्तुओं द्वारा आकर्षण देखने के लिए किया जाता था। पट्टी को आधा मोड़िए ताकि पट्टी पर मोड़ का निशान बन जाए। पट्टी को खोलिए तथा इस पर चित्र 1.3 दर्शाइए अनुसार प्रवृत्तियां मोड़ बनाकर हल्की स्तर कीजिए। अभी इस चित्र की बात हुई जा रही है। 1.3 ध्यान से सुनिए। अनुसार प्रवृत्ति है मोड़ बनाइए, खोल कर तथा इस बनाइए कीजिए। इसे मोड़ कर चुटकी भर पकड़िए और आप यहाँ पाएंगे कि दोनों अंदर भाग एक दूसरे को दूर जाते हैं। यह दर्शाता है कि इस्त्री करने पर पट्टी आवेश अर्जित कर लेते हैं। आप समझ में आया आपको क्या कहा इसमें? आपने लिया
एक ये, ठीक है, पट्टी सीधे सीधे समझाते हैं, इनको पढ़ना उतना लाभदायक नहीं रहेगा इस वाले पोर्शन को, लेकिन हम आपके लिए पढ़ दे रहे हैं। देखिए आपने पट्टी ली एक, ठीक है, ऐसे मोड़ा आपने, एक तरफ आपने प्रेस किया, यहाँ आ गए इलेक्ट्रॉनों के चार्ज, एक तरफ नहीं थे, ठीक है, प्लस पे धनावेश आ गया ना, प्रेस किया आपने इस त्रिभुज पे, तो यहाँ पे धनावेश आया और यहाँ पे नहीं, तो जिसमें धनावेश है वो उससे आकर्षित नहीं कर रहा है, इसमें आवेश आ गया, इसमें नहीं है, इसलिए एक दूसरे से दूर जाएंगे, यही तो कह रहा है। देखिए पट्टी को अर्जित कर लेता है, जब आप पट्टी को आधा मोड़ते हैं तो अंदर भागों पर सजातीय आवेश होता है, अतः एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। देखिए एक एक विद्युतदर्शी में यही प्रभाव देता है। पर्दों की छड़ के गोले को विद्युमय वस्तु से स्पर्श कराने पर पर्दों की छड़ पर आवेश स्थानांतरित होकर उसके दूसरे सिरे पर जुड़े एल्युमिनियम पत्रों पर पहुंच जाता है। पत्र के दोनों अंदर भाग सजातीय आवेश अर्जित कराने के कारण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। पत्रों की आसपास रेत द्वारा उन पर आवेशों की मात्रा सुनिश्चित की जाती है। आइए अब पहले यह समझते हैं कि द्रव से बनी वस्तुएं क्यों आवेश को अर्जित करती हैं। पानी से बनी वाली चीजें क्यों आवेश प्रदान करती हैं। सभी पदार्थ परमाणुओं और अथवा अणुओं से बनी हैं, ठीक है, जो सभी पदार्थ हैं वो परमाणुओं और अथवा अणुओं से बनी हैं, ठीक है। यद्यपि वस्तुएं सामान्यतः वैद्युत उदासीन होती हैं, उनमें आवेश तो होता है, परंतु उनके यह आवेश ठीक ठीक संतुलित होते हैं। अणुओं को संभालने वाली रासायनिक बल ठोस में परमाणुओं को एक स्थान थामे रखने वाली बल, गोद को आसंजन बल, पृष्ठ तनाव से संबंधित बल, इन सभी बलों को मूल प्रक्रिया वैद्युत है और ये आवेश कणों के बीच लगने वाले वैद्युत बलों से उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार वैद्युत चुंबकीय बल सर्वव्यापी है और यह हमारे जीवन में संबंध प्रत्येक क्षेत्र में सम्मिलित है। अतः यह आवेश है कि हम इस प्रकार के बल के विषय में आधारित अधिक जानकारी प्राप्त करें। किसी उदासीन वस्तु को आवेशित करने के लिए हमें उससे एक प्रकार की आवेश को जोड़ने अथवा हटाने की आवश्यकता होती है। हम यह कहते हैं कि कोई वस्तु आवेशित है तो हम सदैव ही इस आवेश को अत्यधिक अभाव का उल्लेख करते हैं। ठोस के कुछ इलेक्ट्रॉन परमाणु में कम कसकर आबद्ध होने के कारण वे आवेश होते हैं जो एक वस्तु को दूसरे वस्तु से स्थानांतरित हो जाते हैं। इस प्रकार कोई वस्तु अपने कुछ इलेक्ट्रॉन खोकर धनावेशित हो सकती है। इसी प्रकार किसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन देकर ऋणावेशित भी बनाया जा सकता है। जब हम कांच की छड़ रेशम से रगड़ते हैं तो छड़ के कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े में स्थानांतरित हो जाते हैं। इसी प्रकार छड़ धनावेशित तथा रेशम ऋणावेशित हो जाते हैं। रगड़ने की प्रक्रिया में कोई नया आवेश उत्पन्न नहीं होता तथा ही स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या वस्तु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या की तुलना में एक बहुत छोटी अंश होती है और केवल वस्तुओं के कम कसकर आबद्ध इलेक्ट्रॉन ही रगड़कर एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किए जा सकते हैं। इसलिए जब किसी वस्तु को
किसी अन्य वस्तु से रगड़ा जाता है तो वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं, और यही कारण है कि रगड़ द्वारा वस्तुओं पर आए आवेश को दर्शाने के लिए हम पदार्थ के कुछ निश्चित युगलों तक ही अटके रहना पड़ता है। देखिए, चालक तथा विद्युत रोधी। क्या होता है चालक? हाथ में पकड़ी धातु की छड़ ऊन से रगड़ने जाने पर आवेशित होने का कोई संकेत नहीं दर्शाते, परंतु यदि धातु की छड़ पर लकड़ी अथवा प्लास्टिक की हैंडल लगाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, हाथ में पकड़ी धातु की छड़ ऊन से रगड़े जाने पर आवेशित होने का कोई संकेत नहीं दर्शाता। जब हाथ में पकड़ी धातु की छड़ को रगड़ते हैं किससे? आवेश ऊन से, तो इसका कोई संकेत नहीं रहता, परंतु यदि धातु की छड़ पर लकड़ी अथवा प्लास्टिक का हैंडल लगाते हैं और धातु के भागों स्पर्श नहीं किया गया तो वह आवेशित होने के संकेत देती है। मान लीजिए हम किसी तांबे के तार के एक सिरे को उदासीन सरकंडे की गोली से जोड़ देते हैं तथा दूसरे सिरे को ऋणावेश प्लास्टिक छड़ से जोड़ देते हैं, तो हम यह पाते हैं कि ठीक है, एक को किससे बांधा है? प्लास्टिक से दूसरे को, तथा दूसरे सिरे को ऋणावेशित प्लास्टिक छड़ से बांध देते हैं, तो हम पाते हैं कि सरकंडे की गोलियां ऋणावेशित हो जाती हैं। यदि इसी प्रयोग को नायलॉन के धागे अथवा रबड़ के छल्ले के साथ दोहराया जाए तो प्लास्टिक छड़ के सरकंडे की गोली में कोई आवेश स्थानांतरित नहीं होता। छड़ से गोली में आवेश के स्थानांतरित न होने का क्या कारण है? कुछ पदार्थ तुरंत ही अपने में ही होकर विद्युत को प्रवाहित होने देते हैं, जबकि अन्य नहीं करते। जब पदार्थ आसानी से अपने में होकर विद्युत को प्रवाहित होने देते हैं, उन्हें चालक कहते हैं। उनमें ऐसे वैद्युत आवेश इलेक्ट्रॉन होते हैं जो पदार्थ के भीतर गति के लिए आपेक्षिकृत स्वतंत्र होते हैं। धातुएं, मानव तथा जंतु शरीर, पृथ्वी चालक है। कांच, प्लास्टिक, नायलॉन, लकड़ी जैसे अधिकांश धातुएं अपने से होकर प्रभावित होने वाली विद्युत पर उच्च प्रतिरोध लगाती है, इन्हें विद्युत रोधी कहते हैं। समझ में आया विद्युत रोधी किसे कहते हैं? देखिए यहाँ पे है कांच, प्लास्टिक, नायलॉन, लकड़ी जैसे अधिकांश धातुएं अपने से होकर प्रभावित होने वाली विद्युत पर उच्च प्रतिरोध लगाती हैं, इन्हें विद्युत रोधी कहते हैं। जब उच्च प्रतिरोध लगाती हैं, अधिकांश पदार्थ ऊपर वर्णित इन दो वर्गों में किसी एक आते हैं: चालक, विद्युत रोधी। विद्युत को रोधी इतने आसान से टॉपिक है। चालक मतलब जिसमें विद्युत धारा चलती है, तथा चालक जिसमें विद्युत चलती है, विद्युत रोधी जिसमें विद्युत नहीं चलती। जब कुछ आवेशों की चालक पर स्थानांतरित होते हैं तो उसे तुरंत ही चालक के समाप्त पृष्ठ पर फैल जाते हैं। इसी विपरीत यदि कुछ आवेशों की किसी विद्युत रोधी को दे तो नहीं वहीं पर रखता है। ऐसा क्यों होता है, यह आप अगले अध्याय में सीखेंगे। क्या सीखेंगे? इसके विपरीत यदि कुछ आवेश किसी विद्युत रोधी को देते हैं तो वह वहीं पर रखता है। पदार्थों का यह गुण हमें बताता है कि सूखे बालों में कंघी करने अथवा रगड़ने पर नायलॉन प्लास्टिक की कंघी क्यों आवेशित हो जाती है, परंतु धातु की वस्तुएं जैसे चम्मच आवेशित क्यों नहीं होती।
धातुओं से आवेश का क्षरण हमारे शरीर से होकर धरती में हो जाता है। ऐसा होने का कारण यही है कि धातु तथा हमारे शरीर दोनों ही विद्युत के अच्छे चालक हैं। हमारा शरीर भी विद्युत का अच्छा चालक है। जब हम किसी आवेशित वस्तु को पृथ्वी के संपर्क में लाते हैं तो उसका अतिरिक्त आवेश जोड़ने वाली चालक जैसे हमारा शरीर में से होकर क्षणित विद्युत धारा उत्पन्न करने भूमि चला जाता है। आवेशों में भूमि के साथ बटन की इस प्रक्रिया को भूसंपर्कण कहते हैं। भूसंपर्कण विद्युत परिस्थितियों एवं अनुप्रकृतियों की सुरक्षा के लिए की गई एक व्यवस्था है। धातु की एक मोटी प्लेट को भूमि की गहराई तथा गाड़ा जाता है तथा इस प्लेट से मोटे तारों को निकालकर भावनाओं में इस तारों का उपयोग मुख्य आपूर्ति के निकट संपूर्ण के लिए किया जाता है। देखिए इसमें कुछ नहीं है, आपको यही है कि भूसंपर्क क्या होता है, यही टॉपिक है। भूसंपर्क क्या होता है? धरती में जो चले जाता है उसी कहते हैं भूसंपर्क, ज़्यादा कुछ नहीं। हमने घरों में विद्युत की आपूर्ति के लिए 3 तार उपयोग किए हैं। देखे हैं ना आपने, 3 तार होते हैं। 2 तार जो मेन बिजली के लिए होते हैं, तीसरा जो जुड़ा होता है वो धरती से जुड़ा होता है। क्यों? ज़्यादा वोल्टेज आए तो धरती में चले जाए। विद्युत में तार, उदासीन तार तथा भूसंपर्क तार। इसमें से पहले 2 तार विद्युत धारा की शक्ति स्टेशन की युक्तियों तक ले जाते हैं तथा तीसरा तार भूमि में गड़ी धातु की प्लेट से जुड़ा होता है। विद्युत अनुप्रकृतियाँ जैसे विद्युत इस्त्री, रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन के धातु के आवरण भूसंपर्क तार से जुड़े होते हैं। परिपथ में कोई त्रुटि होने पर अथवा विद्युमय तार का धातु के आवरण से स्पृण होने पर आवेश भूमि में प्रवाहित हो जाती है। इन अनुप्रकृतियों को कोई हानि नहीं होती तथा मनुष्यों को कोई क्षति भी नहीं होती। यदि भूसंपर्क तार ना हो तो क्षति पहुंचने, दुर्घटना और अपराह्य हो जाएगा, क्योंकि मानव शरीर विद्युत का अच्छा चालक है। प्रेरण द्वारा आवेश। देखिए प्रेरण द्वारा आवेश, यहाँ से टॉपिक थोड़ा सीरियस हो जाते हैं। प्रेरण द्वारा आवेश, देखिए चले पढ़ ही लेते हैं, पहले डायग्राम फिर समझेंगे। हम जानते हैं किसी सरकंडे की गोली से किसी आवेश प्लास्टिक छड़ को स्पर्श कराते हैं तो छड़ का कुछ आवेश सरकंडे की गोली पर स्थानांतरित हो जाता है। ध्यान से समझिए, सरकंडा गोले को कहते हैं कि गोले की आवेश प्लास्टिक छड़ को स्पर्श करते हैं तो छड़ के कुछ आवेश सरकंडे की गोले पर स्थानांतरित हो जाता है। लोहे की बॉल देखी है आपने? लोहे की बॉल, हाँ, वो उसी प्रकार का ये सरकंडा होता है। जब कोई प्लास्टिक की छड़ की जिसमें आवेश हैं उन्हें अगर इस सरकंडे के पास लाया जाता है तो इसके आवेश इस पे स्थानांतरित हो जाते हैं, वही आवेश हो जाते हैं। इसी प्रकार सरकंडे की गोली स्पर्श द्वारा आवेशित हो जाती है, तब हम प्लास्टिक छड़ के प्रतिकर्षित होते हैं तथा कांच की छड़ को वजातीय आवेश है की ओर आकर्षित होती है। परंतु कोई विद्युमान छड़ हल्की वस्तुओं को क्यों आकर्षित करता है, इसी प्रश्न का उत्तर अभी भी नहीं मिल पाया है। छड़ हल्की वस्तुओं को क्या आकर्षित करती है, इस प्रश्नों का उत्तर अभी भी नहीं मिल पाया। आइए हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि निम्नलिखित प्रयोगों को करने का क्या
क्या हो सकता है? पहला, विद्युत रोधी स्टैंडों। विद्युत रोधी स्टैंडों पर रखे दो धातु के गोले ए व बी को चित्र 1.4 में दर्शाया अनुसार एक दूसरे के संपर्क में लाइए। देखिए, ए तथा बी एक दूसरे के संपर्क में लाइए। एक धनावेश छड़ इन गोले में किसी एक माना एक के निकट लाइए तथा सावधानी बरतिए कि छड़ गोले के संपर्क में ना करें, ज्यादा संपर्क में ना करें। गोले के मुक्त इलेक्ट्रॉनों की छड़ की ओर आकर्षित होता है। गोला बी पिछले पृष्ठ से धनावेशित आधा के हो जाता है। दोनों प्रकार के आवेश धातु के गोले के आबंध रहते हैं, पलायन नहीं कर पाते। देखिए, यहाँ ऋण आवेश आ गया, यहाँ धन आवेश आ गया। यहाँ पहले दोनों एक दूसरे से आकर्षित थे, लेकिन इसके आवेश इसमें आए तो यहाँ के धन आवेश जो थे यहाँ फैल गए, ये इससे आकर्षित होने के लिए इसके करीब आ गया। गोले ए के बाएं तथा पृष्ठ ऋणावेश तो बाएं धनावेशित आवेश का अधिक होता है। तात्पर्य, गोले के सारे इलेक्ट्रॉन ए तथा पृष्ठ गोले की संचित नहीं होता है। जैसे कि ए के बाएं पृष्ठ में इलेक्ट्रॉन एक तरह होने के शुरू होते हैं, अन्य इलेक्ट्रॉन इनके द्वारा प्रतिकर्षित हो जाते हैं। कुछ ही क्षण में छड़ के आकर्षण के कारण क्रिया तथा संचित आवेश के कारण प्रतिकर्षित के बीच समन्वय स्थापित हो जाता है, साम्यावस्था को दर्शाता है। इसी प्रक्रिया को आवेश के प्रेरण कहते हैं तथा लगभग तात्कालिक है। यह जब तक कांच की छड़ गोले के निकट रहती है तथा चित्र में दर्शाए अनुसार संचित आवेश पृष्ठ पर रहता है। यदि छड़ को हटा लेते हैं तो आवेश पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता तथा वे अपनी उदासीन अवस्था को वापस लौटा जाते हैं। चित्र 3 1.4 के चित्र 3 को देखिए। दर्शाता है कि अनुसार कांच की छड़ के बाल को गोले के निकट ले जाते हैं तो दोनों गोले के एक दूसरे के कुछ पृथक कीजिए। ऐसे करने पर दोनों गोले की विजातीय आवेश द्वारा आवेशित होकर एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। छड़ को हटा लीजिए। गोले पर आवेश चित्र 1.4 दर्शाते हैं अनुसार पुनः हल कर लेते हैं। अब दोनों गोले के बीच पृथक्करण अधिक कीजिए। ऐसा करने पर चित्र 1.4 में दर्शाइए के अनुसार गोला एक समान रूप से वितरित हो जाता है। इस प्रक्रिया में धातु के गोले के आवेशित हो जाने के धनावेश कांच के छड़ के आवेश को कोई क्षति नहीं होती, जो संपर्क द्वारा आवेशित करने की प्रक्रिया के विपरीत है। जब किसी विद्युमय छड़ की हल्की वस्तुओं को निकट लाते हैं तो यही प्रभाव को छड़ वस्तुओं के पास वाले पृष्ठ विजातीय आवेश प्रेरित करता है तथा सजातीय आवेश वस्तुओं दूर वाले भाग पर पहुंच जाता है। ऐसे तब होता है जब हल्की वस्तुएं चालक नहीं होती। जब प्रक्रिया किसी प्रकार होती हैं तब स्पष्टीकरण बाद में अनुच्छेद 1.10 तथा 2 किया गया है। दोनों प्रकार के आवेश को केंद्र के पृथक्करण होता है जो हम सजातीय आवेश में प्रतिकर्षित तथा विजातीय आवेश क्या आकर्षित करते हैं। तात्पर्य, परमाणु के बीच दूरी का निर्भर करता है। इस कारण प्रतिकर्षक बल को तुलना करने पर अधिक फलस्वरूप कागज के टुकड़े, सरकंडे की गोली आदि हल्के होने के कारण छड़ की खींच जाती है और खींच जाते हैं। चलिए अब देखते हैं वैद्युत आवेश के मूल गुण। यहाँ से टॉपिक स्टार्ट होते हैं। सच में बोल रहे हैं, यहाँ से हैं असली टॉपिक स्टार्ट। वैद्युत आवेश के मूल गुण, आवेश की योज्यता, वैद्युत आवेश संरक्षित है, वैद्युत आवेश का क्वांटमीकरण, यह सभी टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, इसका पार्ट 2 देखिए, पार्ट 2।
अगली वीडियो में देखेंगे।